स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साइकोलॉजी फियर में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, मूड डिसऑर्डर, मनोदशा विकृति। पहले हम जान लें मनोदशा क्या है। एवरीडे लाइफ is a roller coaster of emotions. A mood disorder is a mental health problem that affects person's emotional state. हम सभी की जिंदगी भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है। इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी दुख, कभी सुख, कभी किसी तरह की बहुत सारी भावनाएं हमारे जीवन में उतार चढ़ाव के रूप में रहती हैं। लेकिन मनोदशा जो विकृति है वो हमारे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए भावनात्मक रूप से उसकी मन स्थिति को विकृत करती हैं या खराब करती हैं। इन disorder, the mental stage is related to person's feeling and emotions are fluctuated so immensely that person faces difficulties in life adjustments. जिंदगी के जितने भी समायोजन होते हैं उसमें इस उतार चढ़ाव के साथ जो हमारी भावनाओं का अत्यधिक जब फ्लक्चुएट होने लगती हैं, कभी कुछ, है ना, तो इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट प्रभावित होता है। न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन भी प्रभावित होता है। DSM-4 में मनोदशा विकृति को एक स्वतंत्र विकृति के रूप में रखा गया और इस विकृति में मैंने बताया रोगी के भाव, इमोशन, संवेग और इससे संबंधित जो मनोदशा है या जो मानसिक अवस्था है उसमें इतना उतार चढ़ाव होता है कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी परेशानी में खड़ी हो जाती है या समायोजन कठिन होने लगता है। और इसमें मेनली दो तरह की दिक्कतें आती हैं, एक तो डिप्रेशन और दूसरा मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। यूनिपोलर में हम एक ही पक्ष को पढ़ेंगे और वो होगा हमारा विषाद या डिप्रेशन, जबकि बायोपोलर में दोनों चीजों को पढ़ा जाता है, उन्माद या मैनिया, है ना, मैनिया, उत्साह, बहुत उत्साह जिस व्यक्ति के अंदर हो, एकदम बहुत हाई लेवल पे उत्साह होता है, मैनिया, ठीक है ना, उत्तेजित होता है वो। और दूसरी ही तरफ उसमें एकदम डिप्रेशन या उदासी या स्थिरता आ जाती है। जब इसमें दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं, मैनिया के भी और डिप्रेशन के भी, तो उसे हम बायोपोलर कहते हैं। इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि DSM-4 में इसके विवरण अलग अलग है। यूनिपोलर में डिप्रेशन आता है और बायोपोलर में दोनों पक्ष आते हैं, उन्माद भी और विषाद भी। तो सबसे पहले हम समझ लें कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू APA, major depressive disorder is a common and serious medical illness that negatively affect how you feel, the way you think and how you act. AP अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ये कहती है कि डिप्रेशन केवल एक मानसिक रोग नहीं है बल्कि ये हमारे मेडिकल इलनेस, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी मेडिकली इफेक्टेड करता है। और इसका कारण ये है कि हम बाह्य परिस्थितियों को, जो सिचुएशंस आती हैं, क्रॉनिक सिचुएशंस आती हैं, उनमें हम किस तरह से सोचते हैं, है ना, हमारा सोचने का तरीका क्या है, द वे यू थिंक, आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो उस चीज को, एंड हाउ यू फील, आप उसको देखकर कैसा महसूस कर रहे हो और किस तरह से एक्ट कर रहे हो। इस देखिए, आपको मैंने इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करती हूँ। एक व्यक्ति या बच्चा है जो सोच रहा है और जो विचार आ रहे हैं वो विचार ही उसके अंदर इमोशंस लाएंगे। वो किसी भी तरह का इमोशन हो सकता है ना। अब अगर इमोशंस या उसका विचार सुखद आ रहे हैं, है ना, तो हैप्पीनेस आएगी उसके एक्ट में, उसके चेहरे पर क्या होगी, हैप्पीनेस होगी। अगर विचार नेगेटिव आ रहे हैं तो इमोशंस भी नेगेटिव आएंगे और एक्ट हमारा कैसा होगा, वो भी देखिए, चेहरा उदासी भरा, निराश भरा होगा, ठीक है। तो हम
परिस्थितियों की व्याख्या हम कैसे करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। और अगर हमारी चीजें नेगेटिव हैं, वो आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन में व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसी परिस्थितियों की व्याख्या करता है, उसे डिप्रेशन होता क्यों है, इसके कई कॉज हैं। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सिम्टम्स में वेरियस सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम सिंड्रोम्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे व्यवहार के विभिन्न पक्षों से, चाहे वो हमारा भावनात्मक पक्ष हो, चाहे हमारा वो मोटिवेशनल पक्ष हो, हमारे व्यवहार हो, या हमारी सोचने या कॉग्निटिव साइड हो, या हमारा दैहिक हो, सबसे रिलेटेड है। तो सब मैंने जितने भी सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, उसको हमने 5 कैटेगरीज में बांट के अलग अलग हम बता रहे हैं आपको कि इमोशनल जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। इसमें रोगी बहुत हताश, उदास, लज्जालूपन और दुखी और बेकारी का भाव, दोष भाव, गिल्टी उसके अंदर फील होती है। और डिप्रेशन की जब मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो बिना रोए वो कोई बात नहीं करता, पल पल पे रोना, इस तरह की चीजें होती हैं। और उदासी के साथ साथ उसकी एंजाइटी का लेवल भी हाई हो जाता है। और क्लार्क और उसके साथी कहते हैं कि विषाद से ग्रसित व्यक्तियों में अपनी कोई रुचि नहीं होती, अपनी कोई इंटरेस्ट उनका नहीं होता, जो हो रहा है ठीक है, ऐसा हो गया ठीक है ना, कुछ अपना वे बताते नहीं है, अपनी सोच नहीं अपनी रखते हैं। क्योंकि नेक्स्ट हमारा मोटिवेशनल। ठीक है, मोटिवेशनल में क्या है कि देखो हर प्रकार के व्यवहार को करने के लिए क्या काम करता है मोटिवेशन। बिना अभिप्रेरक के हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो डिप्रेशन के रोगियों में आपको ज्यादातर दिखाई देगा कि उनकी जो भी क्रियाकलाप है उनमें कोई रुचि नहीं रहती है, उसे उकसाना पड़ता है यहाँ के सोने के लिए, भोजन के लिए, अन्य प्रकार के व्यवहार करने के लिए उसको हमें बाध्य करना पड़ता है, उकसाना पड़ता है कि भाई तुम करो, उठो, चलो ऐसा कर लो, चलो वैसा कर लो, पर वो अपनी तरफ से इसकी पहल नहीं करता है। और दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उसकी अरुचि होती है, नहीं करना चाहता। और असुरक्षा की भावना बहुत आती है, निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव करता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। और एक अध्ययन के अनुसार तो जितने भी मनोरोग हैं उसमें 50% व्यक्ति जो रोगी हैं वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं, और केवल एक चीज के कारण, डिप्रेशन के कारण। ठीक है ना, तो ऐसा है। और आगे आप देखिए बिहेवियरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। बचाव से जो ग्रसित रोगी है, जिसके अंदर डिप्रेशन है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जब लेटा रहता है, काम नहीं करता, उकसा उकसा के उसको काम करना पड़ता है, तो उत्पादकता क्या रहेगी, वो क्या करेगा, न अपने लिए करता है, न कुछ समाज के लिए कर सकता है। ठीक है ना, एक बोझ, लाइफ को एक बर्डन के रूप में लेता है, एंजॉय नहीं करता, उसको समझता नहीं है। ठीक है, उसे अकेलापन बहुत पसंद होता है, ज्यादातर समय वो अकेले में व्यतीत करना चाहता है, आंखें झुकाकर बताता है। एक स्टडी कहती है कि डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति की चाल जो है बहुत धीमी होती है, और आई कांटेक्ट तो करने की कोशिश वो करता ही नहीं है। मनोरंजन का अभाव होता है, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आलस्य से भरे रहते हैं। ये इनका जो है बिहेवियरल सिम्टम्स का पक्ष रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम में यही है कि पहले ही बताया मैंने कि कॉग्निशन का मतलब ये है कि हम चीजों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की किस तरह से व्याख्या करते हैं, किस तरह से उनको समझते हैं, क्या सोच हम विकसित करते हैं। तो जो डिप्रेशन का रोगी है उसकी सबसे पहली नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो चीजों को पॉजिटिवली तो देखता ही नहीं है, पॉजिटिव साइड वो नहीं देखता, केवल वो नेगेटिव साइड देखता है कि इसमें कमी क्या है, ये कैसे बुरी है। तो ये नेगेटिव सोच ही उसको तुच्छ और घटिया समझने पर मजबूर करती है और हीन भावना से ग्रसित कर देती है। आत्मसम्मान की कमी होती है, और आत्मसम्मान की कमी क्यों, क्योंकि इंफीरियरिटी आ गई। हीन भावना जहाँ आ जाएगी व्यक्ति अपनी इज्जत नहीं करेगा, है ना, बाहर वाले तब करेंगे जब आप अपनी स्वयं करें। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि व्यक्ति जिस रूप में भगवान ने उसे भेजा है और जितनी क्षमताओं के अनुसार वो कार्य कर सकता है वो करे,
और उस कार्य को वो अपनाए, ठीक है ना, उसमें सम्मान करे, अपना जिस रूप में है उसको स्वीकृत करने की है, और अयोग्यता अपर्याप्तता की भावना रहती है, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ गिल्टी, अपराध बोध इतना अधिक होता है जिसके कारण से इनकी निराशा और निराशा और निराशा में बदलती चली जाती है। कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, बहुत कंफ्यूजन रहता है। और इसके अलावा सोमेटिक सिम्टम्स या सिंड्रोम्स भी हैं। विषादी व्यक्ति में अक्सर सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज, क्योंकि देखो लेटे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, न मेंटली न फिजिकली मन नहीं करता, तो बहुत सारे चीजें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलीज, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारा बॉडी की एक्सरसाइज होती है, या हमारी मानसिक एक व्यायाम होता है, वो इन लोगों में नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे शारीरिक जो परेशानियां हैं वो खड़ी हो जाती हैं। और कई बार चिकित्सक इन दैहिक लक्षणों की मेडिकल चिकित्सा करते हैं, चूंकि ये लक्षण विषाद के कारण होते हैं, है ना। अतः रोगी को अन्य दवाओं के साथ साथ विषाद की दवाई नहीं दी जाती है जब तक कि इनके दैहिक लक्षणों में लाभ नहीं मिल जाता, ठीक है ना। जब दैहिक लक्षण ठीक होंगे तो नेचुरली वो भी ठीक। ये थे हमारे सिम्टम्स जो डिप्रेशन के रोगियों में देखने को मिलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। 3 टाइप्स में इसको अकॉर्डिंग टू DSM-4 है, ठीक है ना, जो 1994 में दिया गया है। DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स का है, और इसका 5 भी आ गया, लेकिन हम 4th के अंतर्गत इसको बता रहे हैं आपको, जो कि 1994 में दिया गया। इसकी 3 प्रकार है मेनली। डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर माने विषाद विकृति, ये भी 2 तरह की होती है। इसकी डायस्थमिक डिसऑर्डर, डायस्थमिक डिसऑर्डर क्या है, वो जो बहुत क्रोनिक होता है, दीर्घकालिक, यानी कि रोगी कई वर्षों से इस तरह का अनुभव कर रहा होता है। कभी कभी वह सामान्य रहने की कोशिश करता है, होता भी है, बट उसमें डिप्रेशन सतत रूप से कंटिन्यूस बना रहता है, खत्म नहीं होता है। सेकंड है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है डिप्रेसिव का ही सेकंड जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बड़ी विषादी विकृति। इसमें मनोदशा विकृति के इस प्रकार में रोगी को बहुत बड़ी बड़ी विषादी घटनाओं का अनुभव हो चुका होता है, और उसका मन किसी चीज में नहीं लगता है, और नींद नहीं आती है, नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, और अपने आप को बेकार और अयोग्य समझने लगता है। और इस वाले प्रकार में रोगी सुसाइड करने की भी कोशिश करता है या कर लेता है, ठीक है ना, इतना इसका बढ़ जाता है। सेकंड है इसका बायोपोलर डिसऑर्डर। बायोपोलर मैंने जैसे ही बताया कि अगर हम इसके पक्षों को लें तो एक डिप्रेशन है, एक उन्माद है। यूनिपोलर में केवल डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है ना, यूनिपोलर में केवल डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। बायोपोलर में मैनिया भी है और डिप्रेशन भी है, यानी उन्माद भी है और विषाद भी है, दोनों पक्ष हैं। कभी रोगी बहुत उन्माद में आता है ना, उन्मादी हो जाता है, और कभी एकदम डिप्रेशन में आता है, जिसमें ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। उसे हम उस विकृति को हम बायोपोलर या द्विध्रुवीय विकृति में रखेंगे। अदर मूड डिसऑर्डर्स में भी कई प्रकार की मनोदशा विकृति इस तरह की होती हैं जिनका कोई मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक आधार नहीं होता है, ठीक है ना, और उनका जो है शारीरिक कारण होता है। जैसे डायबिटीज के रोगी को डिप्रेशन, या पैरालाइज है, हार्ट पेशेंट्स हैं, या बीपी वाले हैं जिनका रक्तचाप बहुत बड़ा रहता है, उसके पेशेंट हैं, कैंसर है, और अन्य शारीरिक बीमारियों के कारण भी डिप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब इनका उपचार होता है तो साथ ही साथ डिप्रेशन का भी होता है, क्योंकि रोगी को पहले फिजिकल ट्रीटमेंट से पहले उसको डिप्रेशन से उभारना बहुत आवश्यक होता है। इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसको 4 भागों में बांट रहे हैं हम। बायोलॉजिकल में हम वो जैविक कारकों को पढ़ेंगे, ठीक है, और इनको हम 3 वर्गों में बांट के पढ़ रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली पेडिग्रीज स्टडीज हैं, वो ये बताती हैं कि विषादी विकृति उन लोगों में होने की संभावना बहुत होती है जिनके परिवार के सदस्य पहले से
इस रोग से ग्रसित रह चुकी हूँ। ठीक है। और एकांकी जुड़वा बच्चों में हैरिंगटन और अदर्स ने 1993 में एक स्टडी दी कि 43% रोग के होने की संभावना ऐसे व्यक्तियों में होती है। न्यूरो रसायन कारक है ना, न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और इनकी भूमिका भी मुख्य होती है। न्यूरोट्रांसमीटर वो जगह होती है जो न्यूरॉन्स के बीच में स्नायु या संधि स्थल होते हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं। ये दो तरह के हैं, नॉरपाइनेफ्राइन और सेरोटोनिन। अगर इन दो हार्मोन्स की कमी हो जाती है या इनका लेवल कम हो जाता है तब भी डिप्रेशन हो सकता है। थर्ड है न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर। ठीक है। इसमें क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी और अन्य जो तकनीकें अब विकसित हो गई हैं उनकी भूमिका से पता चला कि मस्तिष्क का जो फ्रंटल लॉब है या लघु मस्तिष्क में जो परिवर्तन होता है उसके कारण से मेटाबॉलिज्म की दर में परिवर्तन होता है और उसके कारण विषाद उत्पन्न हो सकता है। साथ ही ये भी पाया गया कि राइट हेमिस्फीयर में जब क्षति होती है तो वो भी डिप्रेशन के लिए उत्तरदायी है। बेंच और उनके साथियों ने ये पाया कि मेजर डिप्रेशन के रोगियों का जो लेफ्ट फ्रंटल लॉब है मस्तिष्क का, उसमें रक्त प्रवाह की दर कम हो जाती है। इसके अलावा पीनियल ग्रंथि से निकलने वाले मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसकी कमी से भी जो है विषाद उत्पन्न हो सकता है, ये लैम और उनके साथियों ने कहा। उसके बाद आप आ रहे साइकोडायनामिक कॉजेस। जब व्यक्ति की गत अनुभूतियां, घटनाएं, संवेग या दमित होकर के अचेतन मन में चले जाते हैं और ये अचेतन मन में दमित जो क्षति है या भावनाएं हैं वो व्यक्ति के अंदर किसी मन विकृति को मनोविकृति के रूप में ये जो बाहर आती हैं और मनोचिकित्सक इसी क्षति को, इस दमित भावना को चेतन स्तर पर लाने का प्रयास करके उनको दूर करने के लिए दूर करते हैं। इसके लिए फ्री एसोसिएशन मेथड और आपका जो है ड्रीम एनालिसिस मेथड यूज करते हैं जो थेरेपी में भी आपको बताया जाएगा। और ये लंबा समय लेती हैं बट शॉर्ट टर्म साइकोडायनामिक थेरेपी हैं जिनका प्रयोग आधुनिक मनोविज्ञान में बहुत किया जाता है। बिहेवियरल कॉजेस, लेविंसन ने ये बताया कि जिन व्यक्तियों को बचपन से या बड़े होकर भी बार बार दंडित या अपमानित व्यवहार किया जाता है और इस दंड देने की व्यवहार की पुनरावृत्ति बार बार की जाती है तो ऐसे व्यक्तियों में जो है उनका जो एक्टिवेशन लेवल है, सक्रियता स्तर कम हो जाता है और धीरे 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 वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा सोशल रेनफोर्समेंट है, जो हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार, अन्य लोग जो देते हैं, अगर वो भी अगर नेगेटिव दे रहे हैं तो ये भी जो है डिप्रेशन लाने में सहायक होता है। कॉग्निटिव कॉजेज हैं, इसमें ये बैक का विचार था कि व्यक्ति की जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। स्टार्टिंग से ही मैं कह रही हूँ कि अगर नेगेटिव थिंकिंग होगी, हर चीज को आप नेगेटिवली सोचेंगे तो एटीट्यूड आपका नेगेटिव ही विकसित होगा और जिसके कारण आपकी वातावरण के साथ जो है समायोजन दोषपूर्ण हो जाएगा और समायोजन दोषपूर्ण होने पर निश्चित रूप से डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ये आपकी इटोलॉजी थी। अब ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन, इसके अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे बायोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी में बहुत सारी औषधियां आ गई हैं, ठीक है ना, जिनका हम पहले मैं बता देती हूँ। बायोलॉजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, योगा थेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी, जिनका इस्तेमाल हम डिप्रेशन को दूर करने में करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल थेरेपी को देख लें और इसमें हम कई कैटेगराइज हमने अलग अलग कर दी हैं। एंटी डिप्रेशन की जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं, मोनामाइन ऑक्सीडेज हो और ट्रीसाइक्लिल्स हो, सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हो। इनके अलग अलग व्यापारिक नाम हैं, अलग अलग दवाइयां हैं जो आपको डिटेल से रिटन में आपको मिल सकती हैं और इनका यूज करा जाता है। अन्य थेरेपी के साथ साथ ड्रग थेरेपी भी दी जाती है, लेकिन कभी बिल्कुल दवाइयों से ही इसका उपचार संभव हो ऐसा नहीं है। इसके अलावा सेकेंडरी थेरेपी हमें जरूर लेनी पड़ती है।
जैविक में ही एक है आपकी ईसीटी, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी। इसमें क्या होता है, इस विधि में रोगी की दोनों कनपटियों पर इलेक्ट्रोड लगाकर आवश्यकता अनुसार 0.65 या इससे अधिक का एक धारा या करंट प्रवाहित किया जाता है। और इसका जो है अगर 2 से 3 सप्ताह में, फ्रैंक 1992 कहते हैं कि अगर 2 से 3 सप्ताह में 6 बार अगर ईसीटी दे दिया जाए तो इससे डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन में जब बिजली का धक्का लगता है या शॉक लगता है, झटका लगता है, तो उससे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और वो सही से काम करने लगते हैं, जिससे कि डिप्रेशन कम होने लगता है। लेकिन इसका कोई वैसे साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बार बार यदि ये दिया जाए तो स्मृति पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। ये विधि पहले बहुत इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है ना। पहले नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी। इसमें मैंने पहले ही बताया कि रेन इंट्रोड्यूसिंग प्लेजरेबल इवेंट, यानी उन घटनाओं से, सुखद घटनाएं हैं जो, उनको दोबारा उसको क्या कराया जाए, उसका परिचय कराया जाए। अगर रोगी जो है केवल दुख की बात करता है तो ऐसा नहीं है, उसको पुनर्बलित किया जाए सुखद घटनाओं के लिए, ठीक है। और रेनफोर्सिंग नॉन डिप्रेसिव बिहेवियर, और यदि कोई नॉन डिप्रेसिव बिहेवियर रोगी नहीं करता है तो चिकित्सक ये कोशिश करता है कि अगर थोड़ा सा भी वो रचनात्मक कार्य करे या पॉजिटिव वर्क कोई करे तो उसकी प्रशंसा की जाए, उसकी वाहवाह की जाए, ताकि उस व्यवहार की पुनरावृत्ति और हो। टीचिंग सोशल स्किल्स, उसको समाज की जो चीजें हैं, जो बिहेवियरल पैटर्न है कि लोगों के साथ कैसा रहना है, समाज में कैसे रहना है, उसको किया जाए, ठीक है। साइकोडायनेमिक थेरेपी, इसमें मैंने बताया 2 तरह के मेथड यूज होते हैं। बेसिकली फ्रॉयड ने इसको विकसित किया। फ्री एसोसिएशन मेथड, ड्रीम एनालिसिस मेथड। फ्री एसोसिएशन में रोगी को स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि वो एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर जो वो देना चाहे बिना किसी झिझक के लगातार बोले और किसी तरह की रुकावट नहीं करनी है। ड्रीम एनालिसिस में उसको ये प्रयास किया जाता है कि वो डेली रूटीन में अपने सपनों का जो है विश्लेषण तैयार करे और उन दोनों को देखकर अचेतन मन में जो दमित भावना या दुखद अनुभव है उनको बाहर लाया जाता है ताकि रोगी को आराम मिले। लेकिन दोनों विधियों में बहुत टाइम लगता है, इसलिए अब शॉर्ट टर्म साइकोडायनामिक थेरेपीज डेवलप हो गई हैं जिनका प्रयोग हम इसमें बहुत करने लगे हैं। इसके बाद है इंटरपर्सनल थेरेपी। ये है आपकी अंतरव्यक्ति क्या, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध। जब परिवार में, घर में, समाज में रहते हैं तो हमारे रिलेशनशिप होते हैं और वो रिलेशनशिप यदि त्रुटिपूर्ण है, खराब है, तो निश्चित रूप से डिप्रेशन हो सकता है। इसके अंतर्गत हम अगर पॉइंट पढ़ें तो एक है ग्रीफ रिएक्शंस। उसको कहा जाता है कि दुख भरी प्रतिक्रिया, आपके अंदर जो भी दुख है उसको रिएक्शंस को बाहर निकालिए, है ना। इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट, जो भूमिका वाद विवाद है ना, एक दूसरे का जो रोल का विवाद है वो बाहर आना चाहिए, है ना। और इसके अलावा जो अंतर्व्यक्तिक कमी है उसको देखा जाता है और इंटरपर्सनल रोल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं कि एक का रोल जिससे परेशानी हो रही है उसका रोल उसे दिया जाए और पहले वाले व्यक्ति का रोल दूसरे को दिया जाए। तो जब ये रोल चेंज होंगे या दूसरे की भूमिका को भी रोगी समझेगा तब उसे लगेगा कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही। तो इस तरह सोच से थोड़ा फिर वो आगे उभर सकता है। तो इंटरपर्सनल थेरेपी बहुत बढ़िया थेरेपी है क्योंकि डिप्रेशन कहीं से नहीं, अपने आसपास के लोगों से निकलता है। अगर वो इस चीज को समझने लग जाएं या हम उनके व्यवहार को समझने लग जाएं कि हम उस जगह होते तो क्या करते, हमें किस तरह से सोचना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम जो सैडनेस है, जो अनहैप्पीनेस है, उसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं और करना चाहिए। नेक्स्ट थेरेपी है आपकी कॉग्निटिव थेरेपी। ये बैक ने दी है, 1979 में इसको विकसित किया। और जिन लोगों में चिंता और असंगत भय, है ना, फोबिया और एंजाइटी के लक्षण होते हैं, उन रोगियों में ये बहुत उपयोगी रही है क्योंकि उनका कॉग्निशन ही गलत होता है। हमारा संज्ञान ही ये निर्धारित करता है कि हम किस तरह का व्यवहार करेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि
डिप्रेशन के रोगी का जो थिंकिंग है वो अतार्किक होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, वो तर्क भले इस तरह देता है लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है, और इसलिए वो निराशावादी ढंग से सोचता है और उसमें रोग की गिरफ्त में आता है। तो इसको दूर करा जाना चाहिए। और इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे एर्बिट्रेरी इन्फ्लुएंसेस, इसमें छोटी छोटी घटनाओं को बहुत बड़ा करके दिखाना। मैनिफिकेशन में अनुमान है ना, मैनिफिकेशन में छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा होके दिखाना, और मनचाहा अनुमान में या आर्बिट्री इन्फ्लुएंसेस में है कि आप किस तरह से उस चीज को निकाल रहे हैं। न्यूनीकरण यानी छोटी सी बात में से और सूक्ष्म रूप से उसको समझना, बहुत गहराई से बातों को दिमाग में बार बार लाना, है ना। ये नेगेटिव कॉग्निटिव ट्रायल्स होते हैं, अगर ये दूर हो जाएंगे, ये चीजें हम खत्म करें, है ना। छोटी घटनाओं को छोटी रूप में देखें, बड़ी को भी छोटे में देखें, और बहुत बढ़ा करके न देखें, बहुत गहनता में सूक्ष्मता में बहुत घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा योग थेरेपी प्राचीन काल से लेकर अब तक मन और तन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हम अनुलोम विलोम है ना, ब्रह्म भांबरी है, मेडिटेशन है, बालासन है, श्वासासन है, और मैनी शवासन है, और बहुत सारी ऐसी योगा टेक्निक्स हैं, आसन हैं, जिनको करके हम अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि डिप्रेशन की कोई दवा है तो वो है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने तरीकों को बदलें। हम नज़ारे नहीं बदल सकते, अपना नज़रिया बदलें, और नज़रिया जब बदलेगा तो नज़ारे भी अच्छे लगेंगे। हैव ए गुड हेल्थ और अच्छी तरह रहें। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपका जो रेस्पॉन्स है वो मुझे बता देता है, तो आप सब लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।